जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को लेकर हम उपस्थित हुए हैं वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छे पड़ोसी का संबंध रहा है। और ये एक ऐसी दोस्ती थी जो कहीं ना कहीं समय के साथ बदलाव आए, लेकिन एक ऐसा दोस्त जो हमेशा से, जिसके मतलब दो दोस्तों के बीच में कभी खटास नहीं पड़ी। संबंध जो है, कई सरकारें आई गईं, विश्व में कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन इनके संबंध हमेशा से अच्छे रहे। तो सबसे हमारा विश्वस्त पड़ोसी भारत का, और एक ऐसा पड़ोसी, या ये कहिए कि एक तरीके से पड़ोसी तो जानबूझ करके रखा गया है कि पड़ोसी बना रहे। अदरवाइज एक जैसे संघ और राज्य के बीच में संबंध होता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध होता है, ठीक वैसे ही संबंध, मतलब जिसको हम अपना ही कहते हैं, पराया नहीं, ठीक वैसा ही संबंध हमारा भूटान के साथ है। तो आज हम इस नए पड़ोसी के साथ भारत के संबंधों को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत भूटान संबंध। ये टॉपिक दो तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। खास करके जो स्टेट, जो लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम्स हैं, में अधिकतर आईआर में ये पूछा जाता है, खास करके नेपाल और भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। यूपीएससी में तो जनरली बहुत दिन से ये टॉपिक नहीं आए, लेकिन अगर पड़ोस के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, क्या नीतियां होनी चाहिए, तो उसमें उदाहरण के रूप में आप इसको, संबंध को जिक्र कर सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है भारत भूटान संबंध। ये टॉपिक इस वजह से न्यूज में था क्योंकि मोदी जी ने अभी 2024 शुरुआत में भूटान की यात्रा की, भारत के प्रधानमंत्री जी। और इसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, देश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, मोदी जी को एक देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। वो सम्मान स्टेट पीसीएस में आपका आ सकता है या स्टेट एग्जाम में आ सकता है। सम्मान का नाम लिख लीजिए, रुक ग्यालपो। रुक ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ रुक ग्यालपो अवार्ड। ठीक, ये मिला था मोदी जी को। कुछ और भी चीज़ें, भारत का सबसे विश्वस्त पड़ोसी है, और इतना विश्वस्त है कि आज तक इन्होंने चीन के साथ अपने संबंध नहीं बनाए। लेकिन हालिया घटनाएं कुछ ऐसी हो गई जो ठीक उस तरफ इशारा कर रही हैं कि हो सकता है नेपाल की तरह ये भी आने वाले समय में चीन के पाले में ना चला जाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, अभी आपको संबंध में आगे बढ़ते समय मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक का यही है कि संबंधों में अविश्वास नहीं है, विश्वास बना हुआ है। और भारत का इकलौता पड़ोसी जिसका चीन के साथ कोई भी राजनयिक संबंध नहीं है। राजनयिक संबंध मतलब न तो चीन का दूतावास यहाँ है, न इनका चीन में। ठीक, तो सबसे विश्वस्त पड़ोसी अभी तक भारत के यही रहे हैं, भूटान। अब चलते हैं कि ये तो अवार्ड की बात हुई, कुछ चीज़ें और हुई। जैसे मोदी जी ने भारत की तरफ से एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाते हुए, भारत को एक बिग ब्रदर की भूमिका में लाते हुए भूटान को वित्तीय सहायता दी, 10,000 करोड़ रुपए की।
वो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आप जिक्र कर सकते हैं अगर आपके पास लिखने का मैटर कुछ ना हो तो। दूसरा क्या हुआ कि भूटान के पास क्या है, हाइड्रो पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं वो अधिकतर किससे रिलेटेड है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो वहाँ की एक प्रोजेक्ट का नाम ध्यान में रखिएगा, हैं तो तीन चार, लेकिन जिसकी वजह से जब मोदी जी गए तो वो चर्चा में रही, तो वो है पुनात सांगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी ये भी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1020 मेगावाट की एक परियोजना है। इसका जो है उसको टाइमली कंप्लीशन करने के लिए भारत की तरफ से आश्वासन दिया गया। 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, ये आपको बता ही दी है, वित्तीय सहायता। और भूटान के ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात हुई। ये सारी चीज़ें जो है हालिया घटनाक्रम है। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं और ये देखते हैं कि भारत भूटान संबंधों का आधार क्या है। किस आधार पर, मैंने आपको बताया है कि चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो दो देशों का संबंध हो, चाहे व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में संबंध हो, हमेशा संबंध इंटरेस्ट पर टिके होते हैं, हित पर। अगर आप किसी के काम के हैं और दूसरा आपके काम का है, तभी आप दोनों के बीच में संबंध बनेंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका उसके प्रति या उसका आपके प्रति, तो कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी हम किसी एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध देखेंगे, तो हमेशा उसका हित हमारे साथ क्या जुड़ा है और हमारा हित उसके साथ क्या जुड़ा है, दोनों पक्षों को रिव्यू करके चलेंगे। अगर आप एक पक्ष को देखते हैं, कभी भी आप उसके समग्र दृष्टिकोण को नहीं जान पाएंगे। तो ये चीज़ व्यक्तिगत जीवन पर अप्लाई करके चलेंगे तो चीज़ें जो है समझने में आपको रटना कम पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इनका हमारे साथ क्या संबंध, क्या जो है इंटरेस्ट है, हित है, और हमारा इनके साथ क्या इंटरेस्ट। ठीक। और मैंने आपको ये बताया है कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता है और ना ही वो कोई परमानेंट मित्र होता है। जो एक ही चीज़ परमानेंट होती है वो है भारत देश का हित। किसी भी कंट्री के मामले में हो, भारत एक एग्जाम्पल है कि अगर वो किसी भी दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हैं तो हमेशा उनका हित सर्वोपरि होगा, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की आपकी सीरीज चल रही है, उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने युद्ध लड़े गए। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी इतिहास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। तो वही हमेशा व्यक्तिगत जीवन में भी लगाइए, मूर्खता वाला काम मत कीजिए एक दूसरे से लड़ाई करके। हमेशा इंटरेस्ट देखिए कि अगर आप अगले के इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं तो वो आपसे मित्रता करेगा। आपका हित जहाँ से पूरा होगा आप वहाँ पर मित्रता करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर चल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत भूटान संबंधों का आधार क्या है। भारत भूटान संबंधों का आधार, पहला आधार तो हमेशा किसी भी कंट्री के लिए है, होता है, वो क्या होता है, ट्रेड, व्यापार। व्यापार में आपको तीन चीजें देखनी है किसी भी कंट्री के साथ, जब भी आप रिलेशन देखेंगे तो तीन चीजें देखिए। पहला कि भारत उसको क्या निर्यात कर रहा है और भारत वहां से क्या मंगा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखिए कि
व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है, भारत के पक्ष में है या दूसरे देश के पक्ष में। और तीसरी बात, क्या कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, मुक्त व्यापार समझौता। दूसरा अ, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड एग्रीमेंट के अलग अलग रूप, क्या ये हुए हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको व्यापार में मिलेगा। ये तो आपको पता ही है कि भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमेशा विश्व में अग्रणी है। सेवा क्षेत्र भारत का बहुत ज़्यादा तरीके से जीडीपी में अपने योगदान दे रहा है। तो व्यापार में आप हमेशा ये याद रखिए, भूटान के लिए क्या है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में। भूटान कितना बड़ा देश है ही, भारत के पक्ष में। भूटान में भारत का मैक्सिमम एफडीआई, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि एफडीआई और एफआईआई में क्या होते हैं, अंतर क्या होता है, लेकिन अभी जान लीजिए कि एफडीआई में, एफडीआई भूटान में जो एफडीआई आ रहा है उसमें भारत का मैक्सिमम शेयर है। और तीसरा, मुक्त व्यापार समझौता, इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है, मतलब वस्तुओं की आवाजाही में प्रशुल्क या तो मिनिमम रखा गया है 5% या 2% से कम, या उसको जीरो कर दिया गया है, टैरिफ नहीं लगाया गया। मुक्त व्यापार समझौता, ये है व्यापार किया। दूसरी बात यह है कि भूटान 2034 तक, भूटान 2034 तक उच्च आय वाला देश बनने की कोशिश कर रहा है। ने घोषणा की, जैसे भारत ने कहा है कि 2030 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे या 2050 तक बनेंगे, वैसे ही 2034 तक भूटान ने कहा है कि हम उच्च आय वाला देश बनेंगे, हाई इनकम कंट्री। अब इसके लिए उन्होंने दो प्रोजेक्ट्स चलाए। एक तो ये बिलीव भूटान, और दूसरा ब्रांड भूटान। तो इसके तहत भारत क्या कर रहा है, उनको सहायता दे रहा है। जैसे भारत आत्मनिर्भर भारत चला रहा है, मेक इन इंडिया चला रहा है, ठीक वैसे ही तो वित्तीय भागीदारी इन उसमें जो है वो भारत की तरफ से की जा रही, ये भी एक संबंधों का आधार है। अच्छा, ये जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है भूटान के साथ, ये 2016 में हुआ है, ठीक। तीसरी बात, संबंधों का आधार और क्या है, संबंधों का आधार अगला है ऊर्जा। और ऊर्जा में मैंने बताया कि मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्र है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ पर भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कई सारे डेवलप किए हैं, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो है चूखा, चूखा या चूखा, बड़ी ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगा सकते हैं, छोटे ऊ की, चूखा है। ताला है, करिच्छू, पांग देखछू, और दूसरा यहाँ पर बता ही चुके हैं, क्या कौन सा है, पुनात सांगछू। ये भी इनिशियल स्टेज पर है, और ये क्या है, डिलीवर कर रहे हैं। भारत इनसे क्या कर रहा है, लाइट खरीद रहा है, बिजली खरीद रहा है, एनर्जी खरीद रहा है, ठीक। तो ये जो है संबंधों का आधार है। छोटी सी कंट्री है, उनकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं,
वहाँ पर ज़्यादा इतना तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, भारत ने ही वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया और भारत ही उनको क्या कर रहा है, अपना बाजार दे रहा है कि हम ही आपका खरीद लेंगे। इससे उनका सोर्स भी, इनकम सोर्स भी तैयार हो रहा है। ठीक, तो ये है ऊर्जा। व्यापार हो गया, ऊर्जा हो गया, वित्तीय भागीदारी हो गया, और कूटनीतिक संबंध। कूटनीतिक संबंध में आपको ये ध्यान में रखना है, दो कंट्री जो भारत की पड़ोसी हैं, एक तो है नेपाल, दूसरी है भूटान। इनके बारे में ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों के साथ संधि हुई है 1949 में। तो कूटनीति का मूल आधार क्या है, भारत भूटान मैत्री संधि 1949, और इसको रिवाइज किया गया, मतलब संशोधित किया गया 2007 में। भारत ने ये काम नेपाल के साथ नहीं किया, ये ध्यान रखिए, भूटान के साथ किया है। इस संधि पर वापस से रिव्यू हुआ और जो भी समय के अनुसार चेंजेस होने चाहिए थे वो चेंज हुए, लेकिन नेपाल के साथ नहीं हुआ। नेपाली आज तक डिमांड कर रहे हैं कि जो 1950 की संधि है, 1949-50 के आसपास जो संधि हुई है भारत नेपाल के बीच में, उसको आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। इस संधि में यही है क्या, कि भूटान जब भी तीसरे देश के साथ राजनयिक संबंध बनाएगा तो भारत से परामर्श करेगा, करना भी चाहिए। तिब्बत में उन्होंने देख रखा है कि चाइना ने तिब्बत को कैसे कब्जाया। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या और क्या है, कि भारत की तरफ से हर एक, चाहे वो ऋण के रूप में चाहे अनुदान के रूप में, पूरी सहायता भूटान को दी जाएगी, और सब्सिडाइज्ड रेट पर दी जाएगी। ये भी नहीं कि जैसे एक होता है कि ब्याज न्यूनतम लेना और सामान्य ब्याज लेना, साधारण ब्याज लेना, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज लेना और हाइयर रेट पर। ठीक, तो वो सब चक्रवृद्धि ब्याज और हाइयर रेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सब्सिडाइज्ड रेट पर। भारत यहाँ पर बिग ब्रदर की भूमिका अच्छे से निभा रहा है। ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है वो है कनेक्टिविटी। जुड़ाव, कनेक्टिविटी पीपल टू पीपल तो है ही है, उसको और बढ़ाने के लिए अभी जो प्रधानमंत्री जी गए थे, तो कनेक्टिविटी पर जोर देने के लिए दो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया। एक तो है गलेफू, और आसाम में एक क्षेत्र है, कोकराझार। ठीक, और दूसरी बात यह है कनेक्टिविटी में, एक और है गमेत्सु। गमेत्सु है भूटान का शहर, और आ, एक और है वो बनार घाट शायद, या बनार हाट। इन दोनों के बीच में रेल प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। ये कनेक्टिविटी का ध्यान रखिएगा। तो कनेक्टिविटी हो गया, एनर्जी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, और ट्रेड के रूप में। और कैसे संबंध हैं, आपको पता है कि भूटान क्या है, बौद्धिस्ट कंट्री है, बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे हैं। सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध में क्या है, एक तो है बौद्ध धर्म,
और दूसरा पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। इसको बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन बना जिसको बोलते हैं भारत भूटान फाउंडेशन। ये 2017 में एक संस्था बनी। इसका क्या है कि कल्चरल एक्टिविटी दोनों देशों के बीच में वो बढ़ाना है ताकि संबंध मधुर बने रहें। भूटान के पास अपनी आर्मी तो है, लेकिन वो उतनी ही है जितना उनके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इतनी बड़ी हाई आर्मी वो नहीं रखे हैं कि किसी देश पर वो कब्जा कर लें, या अगर कोई बड़ा जो है देश उन पर हमला करे तो अपनी रक्षा कर सकें। तो भूटान के रक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? भारत के पास। ठीक। तो रक्षा संबंध, रक्षा संबंध में दो हैं। एक तो रॉयल भूटान आर्मी को प्रशिक्षण, रॉयल भूटान आर्मी को भारतीय सैन्य बल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके यहाँ के अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के तैयार किए जाते हैं। ठीक। और दूसरा, एक आपने सुना होगा भारत में एक संस्था का नाम BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या है? पहाड़ों में जितनी भी आप सड़कें देखते हैं वो यही बनाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक। इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने भूटान में सड़कों का निर्माण किया है, क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो पहाड़ों में रोड बनाना, एक सीमित विस्फोट करना ताकि कम से कम पर्यावरण को क्षति हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी इनके पास है, पहले से ही मास्टरमाइंड है ये। अब उसके बाद जो है इन्होंने इसका भूटान में इस्तेमाल करके संबंधों को अच्छा किया। प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान में BRO के द्वारा क्या किया जा रहा है? सड़कें बनाई जा रही हैं। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा रोड संगठन। ठीक, इसी को बोलते हैं। ये हो गया अच्छा संबंध। अब इसके बाद क्या है? सहयोग के लिए अन्य इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? इनिशिएटिव्स, पहले क्या क्या पहले हैं की जा रही हैं भारत के द्वारा? एक आपने सुना होगा, अभी हमने वैक्सीन मैत्री किया था। वैक्सीन मैत्री के तहत क्या किया था? अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन जो है, जहाँ पर पहले लोग देश क्या करते थे, अपने नागरिकों को मुहैया करा रहे थे, हमने साथ में साथ क्या किया? अपने नागरिकों को मुहैया कराया ही, लेकिन हमने अपने नागरिकों और पड़ोस के नागरिकों को में भेदभाव नहीं किया। तो वैक्सीन मैत्री के तहत हमने उनका कोरोना के टाइम पर वैक्सीन के द्वारा उनको मदद की। तो कोरोना वैक्सीन यहाँ पर लिख लीजिए। उनको ये नहीं फील होने दिया कि हाँ वो किसी मामले में हमसे निम्न स्तर पर है। ठीक। कोरोना वैक्सीन, वैक्सीन मैत्री के तहत ये काम किया गया, दी गई। दूसरी बात, उनका सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, भूटान सैट, इसरो के द्वारा। और आपने सुना होगा एक ये चीज, सार्क सैटेलाइट भी भारत के द्वारा लॉन्च किया गया और उसकी भी सुविधा भूटान को दी गई इस्तेमाल करने के लिए, खास करके उनके यहाँ के जो टीवी नेटवर्क हैं के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। ठीक। तो ये हो गया वो सहयोग के लिए अन्य पहलें। एक और यहाँ पर अन्य पहलों में लिख सकते हैं, वो ये कि भारत द्वारा भूटान में स्टेम, स्टेम का मतलब समझ रहे हैं? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल्स। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल्स, इनके
शिक्षकों की आपूर्ति भी भारत कर रहा है। यहाँ से टीचर्स जाते हैं, वहाँ पर उनको रोजगार भी मिल रहा है और साथ में उन बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, वहाँ के नागरिकों की। ठीक, तो ये है जो है सहयोग की अन्य पहलें, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, तो ये सारी चीज़ें संबंधों का मूल आधार रही हैं। अब जब कोई संबंध, इतने अच्छे संबंध इतने दिन से चले आ रहे हैं, 2007 में हमने मैत्री संधि को भी क्या किया, रिव्यू किया, तो इसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो चुनौतियों से पहले ये जान लेते हैं कि भूटान का भारत के लिए क्या महत्व है, भारत के इंटरेस्ट कौन कौन से हैं जो भूटान के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भूटान का भारत के लिए महत्व, क्या महत्व। पहली बात तो अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से देखूं, डिफेंस या सामरिक रणनीति की तरह से, तो क्या है, ये एक बफर स्टेट की तरह काम करता है दो महाशक्तियों के बीच में। कौन कौन सी महाशक्ति हैं, भारत और चीन, दो की दोनों हैं न्यूक्लियर पावर्स, उनके बीच में एक इसकी तरह काम कर रहा है बफर स्टेट के रूप में। भूटान की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, भारत के पास। और यही कारण था 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ, तो भारत के सैनिक भूटान की तरफ से खड़े थे या नहीं खड़े थे। और यहीं पर चीन ने आपत्ति की थी कि ये जब भूटान का क्षेत्र है तो आप क्यों खड़े हैं। तो क्या काम आया, वही संधि, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी पूरी है और हम रजिस्टर करेंगे, चीन को पीछे हटना पड़ा। ठीक, तो भूटान और भारत के लिए, भूटान का भारत के लिए सबसे बढ़िया जो सामरिक महत्व है वो ये है, सामरिक महत्व वो क्या लिखेंगे कि दो परमाणु संपन्न देशों के मध्य बफर राज्य की भूमिका। बफर स्टेट क्यों बनाए जाते हैं, ताकि मौका मिल जाए, डायरेक्ट हमारी सीमा पर अतिक्रमण ना हो, पहले वो बीच में स्टेट आएगा तब तक में हम अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। ठीक, तो बफर स्टेट हमेशा बना कर रखा जाता है। तिब्बत भी था पहले, लेकिन तिब्बत पर चाइना ने 1954-55 के आसपास कब्जा कर लिया और 1960 में उस कब्जे को सैद्धांतिक रूप दे दिया गया पंचशील सिद्धांत के तहत। ठीक, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, सामरिक महत्व। दूसरा, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में दो चीजें ध्यान में रखिए। पहला, एक तो वहां से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का क्या इंटरेस्ट है भूटान के साथ, एक तो बफर स्टेट के रूप में है, दूसरा वो आर्थिक महत्व में, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में, जल विद्युत संसाधन के क्षेत्र में वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अभी भी हम लगभग उससे 3000 मेगावाट के आसपास बिजली उनसे खरीद रहे हैं। और कहाँ दे रहे हैं, जो आसपास के राज्य हैं। ठीक, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में। दूसरा, व्यापार। व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है, भारत के पक्ष। ठीक, इतनी रियायत देने के बाद भी, लेकिन वो ठीक है, गुजराल सिद्धांत यही कहता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भयभीत ना होकर के भारत पर विश्वास बनाए रखें, यही बहुत है। ठीक, बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहे हैं भारत। तो ये हो गया आर्थिक महत्व। इसके बाद पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व क्या है, हिमालय की गोद में बसे हैं भूटान, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये डेवलपमेंट करने पर आए तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तो इनको क्या कहा गया कि आप जो भी आवश्यकता हो हम आपका सहयोग देंगे, मिनिमम आप डिस्टरबेंस की।
तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और आपको पता होगा ये पारिस्थितिकी तंत्र हिमालय वाला ये भूगर्भिक दृष्टि से बहुत ही क्या है, उथल पुथल वाला, स्टेबल नहीं है। अभी भी वहाँ पर भूकंप आ रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी ऊंचाई है कि वो हमें महसूस नहीं हो रहा है। ठीक। और आपने ये भी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये जो भारतीय प्लेट है वो क्या है, यूरेशियन प्लेट पर नीचे सबडक्ट हो रही है। ठीक। तो भूकंपीय दृष्टि से थोड़ा उथल पुथल वाला क्षेत्र है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। दूसरी बात, आपने एक सुना होगा कि भूटान एक वर्ल्ड में पहला देश है जिसने अपनी जीडीपी को कितनी वृद्धि हुई इससे नहीं नापता। वो क्या होता है, ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक वो निकालता है। ठीक। तो पर्यावरणीय महत्व ये है इसका कि आपदा प्रबंधन में भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। जलवायु परिवर्तन से कम प्रभावित है, और कम ही प्रभावित रहे तो ज़्यादा सही है। ठीक। तो ये इनका पर्यावरणीय महत्व। क्षेत्रीय महत्व क्या हो सकता है, क्षेत्रीय महत्व में आपने सुना होगा क्षेत्रीय संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एवं संगठन। फिर आपने एक नाम सुना होगा बिम्स्टेक का। ठीक। तो इनके तहत ये क्या है, क्षेत्रीय मुद्दे पर भूटान क्या है, हमारे साथ है। तो क्षेत्रीय एकीकरण के उसमें भूटान हमेशा भारत का सहयोगी। चाइना बार बार बुलाता रहा है, कभी कभार यूएन की मीटिंग में भी जाते हैं या क्षेत्रीय मीटिंग होती हैं बिम्स्टेक सार्क की। तो अगर चाइना गेस्ट कंट्री के रूप में आता है तो वो बातचीत भी करना चाहता है, तो ये बातचीत नहीं करते। ठीक। इतने विश्वस्त हैं ये। लेकिन हाल फिलहाल की अभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो ये है इसका भूटान का भारत के लिए महत्व। नेक्स्ट, संबंधों में चुनौतियां। भारत भूटान संबंधों में चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। पहला, व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में दो चीजें चुनौती हैं। एक तो ये कि भुगतान संतुलन किसके पक्ष में है, भारत के पक्ष में। अगर भारत के पक्ष में है, स्वाभाविक सी बात है कि भूटान को इसमें क्या होगी, आपत्ति होगी, क्योंकि कोई किसी भी देश को आपत्ति हो सकती है। तो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब आप यहाँ पर चीज़ें जो है ऐसा कुछ कीजिए कि भुगतान संतुलन या तो इक्वल रहे या कम से कम हमारा लॉस हो, व्यापारिक घाटा कम से कम हो। तो क्या करेंगे, ये इंडिया को इनवाइट करेंगे कि आप हमारे यहाँ और इन्वेस्ट की, जो हमारे यहाँ से आपने कमाए हैं, पैसे कमा रहे हैं व्यापार करके, तो आप क्या कीजिए, हमारे यहाँ भी और इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात, ये जो आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और खुद खरीद रहे हैं उसको, तो जो टैरिफ की दरें हैं, किस रेट पर आप इलेक्ट्रिसिटी हमसे खरीद रहे हैं, वो क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो जल विद्युत, हाइड्रो पावर, जल विद्युत ऊर्जा की के या की प्रशुल्क दरों में पारदर्शिता, बातचीत करके एक ठोस निर्णय पर पहुंचा जाए। ये जो इसका थर्ड स्टेज स्टार्ट हो रहा है पुनात सांगछू परियोजना का, वो बिना जो है इसकी टैरिफ के ही स्टार्ट हो रहा है। बिना मतलब उसका टैरिफ डिसाइड नहीं हुआ है,
और वो एक विवाद का विषय बना रहा। तो ये हुआ कि जब बन जाएगा उसके बाद देखेंगे, अभी तो आप बनने दीजिए, ये बातचीत। ठीक। दूसरी बात, चीन एक फैक्टर है। चीन का बढ़ता निवेश भूटान में, चीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है भूटान में। किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है? एक तो टेलीकॉम, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीन का आ रहा है, और इतना आ रहा है कि लगभग 25% पहुंच गया है, एक चौथाई। जबकि 70% किसका है? भारत का। लेकिन इनका शेयर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक, ये भी एक क्या है? चिंता का विषय है। तीसरी बात जो चिंता की विषय है चुनौतियों में, वो ये है कि भारत द्वारा वित्तीय सहायता, पहले ये वित्तीय सहायता कुछ इस तरीके से दी जाती थी। हाँ, 70 और 30, मतलब 70 अनुदान रहता था और 30 ऋण रहता था। अब इसका रेशियो 40 और 60 हो गया है, मतलब 40 अनुदान के रूप में और 60 ऋण के रूप में। स्वाभाविक सी बात है कि उन पर ऋण का बोझ बढ़ रहा है, और अगर ऋण का बोझ बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो किसी दूसरे को निवेश के विकल्प के रूप में देखेंगे। यही कारण है कि चीन की भागीदारी बढ़ रही। और तो और लास्ट ईयर एक ऐसी इंसिडेंट हो गई कि भूटान के विदेश मंत्री ये चीन पहुंच गए। कब? अक्टूबर 2023 में। तो किसी देश के विदेश मंत्री का किसी दूसरे देश में जाना, ये क्या है? ऐसा नहीं कि वो घूमने फिरने चले गए। जब वो जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ समझौते होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज पर बात होगी। वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, चीन उसमें अपना इंटरेस्टेड हो। ठीक, तो ये सबसे बड़ी इंसिडेंट घट गई 2023 में। यही कारण है कि मोदी जी को 2024 में जाना पड़ा बातचीत करने की। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा, हालिया घटनाक्रम। नेक्स्ट इसमें और क्या चुनौती आ सकती है? और एक ये है, डोकलाम विवाद में। डोकलाम विवाद वैसे तो क्या है कि चाइना ने वो किया, तो भूटान ने भी रजिस्टर किया, और भूटान के साथ इंडिया ने भी। तो ये तीन लोगों के बीच में विवाद का क्षेत्र बन गया। लेकिन यहां पर भारत क्या है? भूटान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर पर है कि ठीक है, आप ही का नियंत्रण है या हमारा नियंत्रण है। आप तो चाइना के साथ मुकाबला कर नहीं सकते, तो हमें ही रहने दीजिए। लेकिन वो वहां पर एक विवाद का विषय जरूर बन जाता। ठीक। तो डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था। डोकलाम क्या है? एक प्लेटू है, पठार है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। भारत के 4 राज्यों से। कौन कौन से हैं? एक तो है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। लगभग 600 किलोमीटर की सीमा इनसे लगती, इन 4 राज्यों से। असम में आपने एक गुट सुना होगा, अल्फा, वो सॉरी उल्फा। ठीक। नागालैंड के जो बोडो वाले इलाके हैं, असम के ही बोडोलैंड वाले इलाके जो हैं, वो क्या हैं? ये सब उग्रवादी यहाँ पर चले जाते हैं शरण लेने।
ये सबसे बड़ी चुनौती बनी है। तो यहाँ पर क्या लिखिए, उग्रवादियों का शरण स्थल बन जाता है भूटान। ठीक। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और उल्फा। ठीक। तो ये जरा संबंधों में चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। एक चीज तो संबंधों में लिखेंगे, चुनौती में लिखेंगे, वो ये है। हाँ, एक और लिख लीजिए यहीं पर। आपने इसका नाम सुना होगा, BBIN। भारत, भूटान, वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इनके बीच में मोटर वाहन समझौता हुआ है, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं है। ये सार्क देशों के बीच में होना था, लेकिन पाकिस्तान इसमें शामिल ही नहीं हुआ। अब ये जो सार्क मोटर वाहन समझौता हुआ, इसमें यही मतलब है कि एक दूसरे के यहाँ के लाइसेंस को वैलिड किया जाए और एक ऐसा जो है लाइसेंस जारी किया जाए जो चारों देशों में वैलिड हो। लेकिन ये अभी प्रैक्टिकल रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा दृष्टि से। ठीक। तो ये भी एक क्या है, इसमें परेशानी का विषय है, एक एग्जाम्पल है परेशानी का। ठीक, चुनौतियों का। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब अगर मुझे चुनौतियां समझ में आ गई और अगर कहा जाए कि आप इसका सोल्यूशन दीजिए, आगे आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, इसकी टैरिफ की दरों में पारदर्शिता रखिए, मनमाने तरीके से, एक तरफा तरीके से आप अपनी टैरिफ पॉलिसी चेंज मत कीजिए, भारत के लिए ये सलाह है। दूसरा, चीन के साथ ट्राई डायलॉग रखिए। ट्राई डायलॉग का मतलब कि जहाँ पर तीनों लोग चैम्बर पर बैठ करके, ताकि ये डोकलाम विवाद जैसे मुद्दे ना हो। कुछ ऐसा प्रोविज़न कीजिए कि ये समझौता जो हुआ है उसको क्या किया जाए, प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखें, उनको वहाँ पर शरण देने से रोकें। अगर उनको कोई जानकारी उन उग्रवादियों की होती है तो तुरंत भारत के पुलिस या सेना को सूचना दें। ठीक, यही सब तो है सोल्यूशन। इसका फिर क्या है, ये जो अनुदान और ऋण वाली बात है, इसको भी आपसी बातचीत में क्या किया जाए, सुलझा करके मामला रखा जाए, ताकि उनको तीसरे देश से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। जैसे हमने दलियादिरी वैक्सीन मैत्री में, सार्क सैटेलाइट में और उनके अंतरिक्ष प्रोग्राम को जो है प्रमोट करने के लिए की, वही सेम चीज़ जो है आगे भी जारी रहे। एक तरफा तरीके से अगर वो हमारे हित को ध्यान में रख रहे हैं तो हमें भी उनके हित को ध्यान में रख करके काम करना होगा। ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। व्यापार में क्या लाई जाए, विविधता। केवल जल विद्युत क्षेत्र से ही काम नहीं चलेगा। ठीक, तो इसका क्या है, अगर आपको चुनौतियां पता चल गई तो आप आगे का सोल्यूशन लिख सकते। ठीक, तो ये आप अपने से देख लीजिए, लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट पकड़िएगा और लिखते चले जाइए। अब इसके बाद क्या है, एक मुझे अभी बोलते बोलते ही ध्यान में आया, एक यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जिग्मे डोरजी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भूटान में है। ठीक, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ क्षेत्र में चीन जो है कब्जा किए हुए है, चीन का अवैध जो है कब्जा है। जैसे अक्साई चीन, भारत का जो एरिया है उस पर चीन का कब्जा है, ठीक वैसे। ठीक, तो ये जरा इसका वर्ड जो है, इसका नाम जो है ध्यान में रखिएगा, जिग्मे दोरजी। ठीक, अब जरा देख लेते हैं कि चीन, भूटान, चीन भूटान तीन तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है।
कौन कौन सा? आर्थिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक या कूटनीतिक। आर्थिक में वही मैंने बताया कि चीन का निवेश वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अब कहाँ तक पहुंच गया है? 25% तक पहुंच गई अर्थव्यवस्था। दूसरी बात, कौन कौन से सेक्टर हैं? टेलीकॉम, ऑप्टिकल फाइबर, तीसरी बात इंटरनेट एक्सेस, क्षेत्रीय में क्या बताएंगे? क्षेत्रीय में ये है कि चीन के द्वारा भूटान में अवैध कब्जा कर लिया गया है कुछ क्षेत्रों पर। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला तो ये है, नाम क्या है इसका? सतकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक। और दूसरा है, डोकलाम तो है ही है, एक है यकार लुंग, एक रीजन है, वहां पर भी चीन का कब्जा है। डोकलाम विवादित क्षेत्र बन ही गया है। ठीक। और राजनीतिक असर क्या होगा कि यहाँ पर अक्टूबर 2023 में भूटान के विदेश मंत्री द्वारा चीन की यात्रा। ये क्या है? राजनयिक संबंध स्टार्ट करने का पहला माहौल है। जब माहौल बनाना होता है तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, बातचीत, फिर आप हमारे घर में आइए, हम आपके घर में आए, उसके बाद एक प्रगाढ़ संबंध उभर करके आते हैं। ठीक। तो ये पहली बार हुआ है। इन संबंधों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर क्षेत्रीय चीजें हैं, स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन के लिए क्षेत्रीय मुद्दे, जो क्षेत्रीय संगठन हैं, उनको प्रभावित करेंगे ही करेंगे। अभी तक भूटान क्या है? भारत के पक्ष में हमेशा रहा है, भारत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन अगर वो कहीं चीन के साथ खड़ा हो गया तो पूरा शक्ति संतुलन दक्षिण एशिया में बिगड़ जाएगा। सुरक्षा के लिए भी इनका दोनों का संबंध भारत के सामरिक दृष्टि से और रक्षात्मक दृष्टि से कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि ये हमेशा, इनको तो सोचना चाहिए कि ये हमेशा आक्रामक है। देखिए, दोस्ती हमेशा बराबर लेवल पर होनी चाहिए, इक्वल लेवल पर। अब ये हैं, इनकी हमेशा आक्रामक नीति है। जितने भी पड़ोसी देश हैं के साथ उनके साथ इनका सीमा विवाद ही चल रहा, तो क्या ये इनको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ये तो मौके की तलाश में है, ठीक वैसे जैसे मालदीव को कैप्चर कर लिए, ठीक वैसे जैसे श्रीलंका को कर्ज में दबा लिए। बोल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो चला करके पाकिस्तान कर्ज में डूबा चला जा रहा, उसको अपना पोर्ट देना पड़ा इनको लीज पर। तो ये सब क्या है? इससे इनको सीख लेनी चाहिए कि ये विश्वसनीय नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड भी तो एक होता है ना, देखा जाता है कि हाँ क्या रहा, पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा। ठीक। तो ये इनके संबंधों को प्रभावित करेंगे ही करेंगे, सामरिक दृष्टि से भी प्रभावित करेंगे, आर्थिक दृष्टि से भी प्रभावित करेंगे और रक्षात्मक दृष्टि से भी प्रभावित करेंगे। ठीक। तो ये संबंध भारत को कैसे प्रभावित करेंगे ये आप लिख लीजिएगा, क्षेत्रीय दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए और लिखने की प्रैक्टिस रखिए। धन्यवाद।